नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फैक्ट सहित जो आने वाली ग्रुप डी एग्जाम 2025 की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास को मिस मत करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। अब चलते हैं प्रश्न की ओर बिना देरी किए। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है? ऑप्शन 1 साख नियंत्रण, ऑप्शन 2 प्राथमिक घाटा, ऑप्शन 3 राजकोषीय घाटा या ऑप्शन 4 राजस्व घाटा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, साख नियंत्रण। इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत के वित्तीय बजट में मुख्यतः 3 प्रकार के घाटे शामिल होते हैं। पहला राजस्व घाटा, दूसरा राजकोषीय घाटा, तीसरा प्राथमिक घाटा। जबकि साख नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का हिस्सा है, न कि वित्तीय बजट का। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? ऑप्शन 1 छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 2 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 3 9वीं पंचवर्षीय योजना या ऑप्शन 4 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना। इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 के दौरान 2005 में की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली, आवास, पेयजल, सिंचाई और टेलीकॉम जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास करना था। अगला प्रश्न, भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन 1 महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 तेलंगाना, ऑप्शन 3 नागालैंड या ऑप्शन 4 पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत में सबसे अधिक और सघन मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा में स्थित है। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा और मैंग्रोव वन क्षेत्र है जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी सूचीबद्ध है। अगला प्रश्न, किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करने तथा सती, बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध हुए? ऑप्शन 1 राजा राम मोहन राय, ऑप्शन 2 ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन 3 स्वामी दयानंद सरस्वती या ऑप्शन 4 स्वामी विवेकानंद। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। इंपॉर्टेंट फैक्ट, राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उन्होंने भारतीय समाज में सती प्रथा, बाल विवाह, जातिगत भेदभाव जैसी कुप्रथाओं के उन्मूलन में प्रमुख भूमिका निभाई। वे आधुनिक भारत के जनक कहे जाते हैं। उन्होंने शिक्षा, स्त्री अधिकार और धार्मिक सहिष्णुता के प्रचार पर विशेष बल दिया। अगला प्रश्न, 1950 के मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और डैश अवर न्यायाधीश हो सकते हैं, जहां इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी संसद पर छोड़ दी गई थी। ऑप्शन 1 17, ऑप्शन 2 7, ऑप्शन 3 14 या ऑप्शन 4 11। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 7। इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत के मूल संविधान 1950 में एक मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। अर्थात प्रारंभिक रूप से सुप्रीम कोर्ट में कुल 8 न्यायाधीश, एक मुख्य प्लस 7 अन्य नियुक्त किए जा सकते थे। संविधान ने यह अधिकार संसद को दिया कि वह आवश्यकता अनुसार न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित करता है? ऑप्शन 1 71वां, ऑप्शन 2 54वां, ऑप्शन 3 63वां या ऑप्शन 4 73वां। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, 73वां। इंपॉर्टेंट फैक्ट,
73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से भारत में पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसने संविधान में भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जोड़ा। इसके तहत ग्राम सभा, 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था और राज्य वित्त आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में भू-तापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है? ऑप्शन 1 मणिकर्ण, ऑप्शन 2 तारापुर, ऑप्शन 3 बोकारो या ऑप्शन 4 कोलकाता। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा मणिकर्ण। इंपॉर्टेंट फैक्ट, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश भारत में प्रसिद्ध भू-तापीय ऊर्जा दोहन स्थल है। यहाँ की गर्म जल की झरनियाँ पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से गर्म होती हैं। भारत में अन्य प्रमुख भू-तापीय स्थल हैं तातापानी छत्तीसगढ़, पूगल राजस्थान, लद्दाख जम्मू कश्मीर या लद्दाख क्षेत्र, लेकिन मणिकर्ण इस क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध और सक्रिय स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न, पोंगल के त्योहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है? ऑप्शन 1 भगवान शिव, ऑप्शन 2 चंद्रमा, ऑप्शन 3 माँ दुर्गा या ऑप्शन 4 सूर्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा सूर्य। इंपॉर्टेंट फैक्ट, पोंगल दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु में मनाया जाने वाला प्रमुख फसल उत्सव है। यह त्योहार सूर्य देव को समर्पित होता है। पोंगल के दौरान लोग नई फसल से बना पोंगल व्यंजन सूर्य देव को अर्पित करते हैं और उनकी कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं। यह त्योहार सामान्यतः मकर संक्रांति के समय जनवरी में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन 1 पैगंबर यूसुफ, ऑप्शन 2 पैगंबर नूह, ऑप्शन 3 पैगंबर मोहम्मद या ऑप्शन 4 पैगंबर अब्राहम। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा पैगंबर मोहम्मद। इंपॉर्टेंट फैक्ट, पैगंबर मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म का संस्थापक और अंतिम पैगंबर माना जाता है। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का सऊदी अरब में हुआ था। इन्हें कुरान, जो इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है, अल्लाह की ओर से वही प्रकाशना के रूप में प्राप्त हुआ। पैगंबर मोहम्मद ने एक ईश्वरवाद, समानता और न्याय का संदेश दिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है? ऑप्शन 1 मौलिक अधिकार, ऑप्शन 2 संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन 3 मौलिक कर्तव्य या ऑप्शन 4 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा मौलिक अधिकार। इंपॉर्टेंट फैक्ट, अनुच्छेद 51A भारतीय संविधान के भाग 4A में आता है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इस अनुच्छेद में नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। इनका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति, एकता, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न, भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन 1 1953, ऑप्शन 2 1973, ऑप्शन 3 1963 या ऑप्शन 4 1936। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा 1963। इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारतीय राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य था हिंदी और अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता देना। अधिनियम ने यह भी सुनिश्चित किया कि राज्य और केंद्र सरकारों के कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग आवश्यक परिस्थितियों में जारी रह सके। अगला प्रश्न, एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर डैश के संरक्षित उद्यान क्षेत्र में निवास करती है। ऑप्शन 1 गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन 2 बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन 3 भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान या ऑप्शन 4 अन्नामुड़ी शोला राष्ट्रीय उद्यान। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान। इंपॉर्टेंट फैक्ट, एशियाई शेर की अब जीवित बचे हुए अधिकांश आबादी गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में रहती है। यह उद्यान 1975 में संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था और लायन सफारी
और संरक्षण कार्यक्रम के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेर पहले पूरे भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में पाए जाते थे, लेकिन अब केवल गिर जंगल में ही मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 31, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 12, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 22 या ऑप्शन 4 अनुच्छेद 21। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, अनुच्छेद 21। इंपॉर्टेंट फैक्ट, अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में शामिल है। यह कहता है किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। इसका उद्देश्य नागरिकों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करना है। इसे सुप्रीम कोर्ट में व्यापक व्याख्या दी गई है, जिसमें स्वास्थ्य, पर्यावरण, गोपनीयता और जीवन की गुणवत्ता भी शामिल है। अगला प्रश्न, औपनिवेशिक भारत की भारतीय आबादी का लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था के इनमें से किस क्षेत्र पर निर्भर था? ऑप्शन 1 हस्तशिल्प उद्योग, ऑप्शन 2 परिवहन, ऑप्शन 3 कृषि या ऑप्शन 4 आतिथ्य एवं अचल संपत्ति। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, कृषि। इंपॉर्टेंट फैक्ट, औपनिवेशिक भारत में लगभग 85% आबादी कृषि पर निर्भर थी। ब्रिटिश शासन के दौरान अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में खेती किसानी करते थे। अन्य क्षेत्रों जैसे हस्तशिल्प, परिवहन, आतिथ्य और अचल संपत्ति में रोजगार अपेक्षाकृत कम था। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के कारण ग्रामीण भारत की जीवन शैली और सामाजिक ढांचा कृषि पर केंद्रित था। अगला प्रश्न, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राम मोहन राय द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई थी? ऑप्शन 1 आत्मीय सभा, ऑप्शन 2 धर्म सभा, ऑप्शन 3 प्रार्थना समाज या ऑप्शन 4 आर्य समाज। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, धर्म सभा। इंपॉर्टेंट फैक्ट, राजा राम मोहन राय ने 1815 में धर्म सभा का प्रारंभिक रूप की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य सामाजिक और धार्मिक सुधार करना था, जैसे सती प्रथा का विरोध, बाल विवाह और अंधविश्वास का विरोध, स्त्री शिक्षा और समानता को बढ़ावा देना। बाद में इसी का रूपांतरण 1828 में ब्रह्म समाज में हुआ। अगला प्रश्न, कुसुम, शीशम, खेर, अर्जुन और सहतूत किस प्रकार की वनस्पति के प्रमुख वृक्ष हैं? ऑप्शन 1 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन 2 पर्वतीय वन, ऑप्शन 3 मैंग्रोव वन या ऑप्शन 4 उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुसुम, शीशम, खेर, अर्जुन और सहतूत मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। इन वनस्पतियों की विशेषता है कि वर्षा ऋतु में वे हरी रहती हैं और वे शुष्क मौसम में पत्तियां झड़ जाती है। भारत में ये वन अधिकतर मध्य भारत और उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? ऑप्शन 1 दिल्ली, ऑप्शन 2 फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन 3 इस्लामाबाद या ऑप्शन 4 आगरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। इंपॉर्टेंट फैक्ट, फतेहपुर सीकरी को अकबर ने 1569 से 1585 ईस्वी में बनवाया था और इसे मुगल साम्राज्य की अस्थायी राजधानी बनाया गया। यह शहर राजस्थान के आगरा के पास स्थित है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण सही नियोजन और वास्तुकला के आधार पर किया गया था और इसमें दरबार हॉल, मस्जिद और महल शामिल थे। इसे शहर के रूप में मुगल शासक द्वारा नियोजित पहला नगर माना जाता है। अगला प्रश्न, देश का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन 1 अनूपपुर, ऑप्शन 2 खंडवा, ऑप्शन 3 बैतूल या ऑप्शन 4 आगरा मालवा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, खंडवा। इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया जाएगा। यह संयंत्र
वाटोमो एनर्जी लिमिटेड और पीजल ग्रीन एनर्जी के संयुक्त उपक्रम द्वारा स्थापित किया जा रहा है, जिसमें 24 करोड़ का निवेश किया गया है। यह संयंत्र प्रतिदिन 30 टन बायोमास से 1 टन हाइड्रोजन, मीथेन और बायोचार का उत्पादन करेगा। यह परियोजना मध्य प्रदेश में हरित ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है और भारत राज्य की ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक विकास में योगदान करेगी। अगला प्रश्न, आय में 1 इकाई वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रत्याशित खपत में वृद्धि की दर कहलाती है। ऑप्शन 1 औसत उपभोग प्रवृत्ति, ऑप्शन 2 सीमांत बचत प्रवृत्ति, ऑप्शन 3 औसत बचत प्रवृत्ति या ऑप्शन 4 सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। इंपॉर्टेंट फैक्ट, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति वह दर है जो बताती है कि आय में 1 इकाई वृद्धि होने पर खपत में कितनी वृद्धि होगी। उदाहरण, यदि आय 100 बढ़ने पर खपत 80 बढ़ती है तो MPC 0.8। MPC हमेशा 0 और 1 के बीच होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास में सहायता करने की परियोजनार्थ भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत 1990 में स्थापित एक स्वतंत्र वित्तीय संस्थान है। ऑप्शन 1 FSDC, ऑप्शन 2 SIDBI, ऑप्शन 3 MSS या ऑप्शन 4 NBFC। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, SIDBI। इंपॉर्टेंट फैक्ट, SIDBI की स्थापना 1990 में भारतीय संसद के अधिनियम के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के विकास और वित्तीय सहायता को बढ़ावा देना है। यह MSME क्षेत्र में पुनर्वित्त, ऋण और विकासात्मक योजनाओं के लिए कार्य करता है। SIDBI भारत सरकार और RBI के सहयोग से कार्य करता है और MSMEs के लिए वित्तीय नीतियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध चर्चों में से कौन सा अपने स्थान के साथ सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 1 सांता क्रूज बेसिलिका कोच्चि, ऑप्शन 2 बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस गोवा या ऑप्शन 3 सेंट जॉन इन वाइल्डरमैन चर्च पांडिचेरी या ऑप्शन 4 सेंट पॉल कैथेड्रल कोलकाता। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, सेंट जॉन इन वाइल्डरमैन नेस चर्च पांडिचेरी। इंपॉर्टेंट फैक्ट, सांता क्रूज बेसिलिका कोच्चि केरल में स्थित है और प्रसिद्ध है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस गोवा विश्व धरोहर स्थल है और चर्च में सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेष रखे गए हैं। सेंट पॉल कैथेड्रल कोलकाता में है और यह ब्रिटिश काल का ऐतिहासिक चर्च है। सेंट जॉन इन वाइल्डरमैन नेस चर्च वास्तव में चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है, पांडिचेरी में नहीं, इसलिए अपने स्थान के साथ मेल नहीं खाता। अगला प्रश्न, जब नदी का पानी चैनल के बाहर नदी के तटों का अपरदन करता है तो नदी में बनने वाले मोड़ को क्या कहा जाता है। ऑप्शन 1 गुम्फित चैनल, ऑप्शन 2 विसर्प, ऑप्शन 3 वितरिकाएं या ऑप्शन 4 सहायक नदियां। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, विसर्प। इंपॉर्टेंट फैक्ट, विसर्प नदी के तटों के अपरदन और तलछट जमाव के कारण बनने वाले सर्पिलाकार मोड़ हैं। जब नदी का पानी चैनल के बाहर निकलकर तटों को काटता है और दूसरी ओर तलछट जमता है तो यह मोड़ बनते हैं। यह प्रक्रिया नदी के ढलान, प्रवाह की गति और तलछट के प्रकार पर निर्भर करती है। विसर्प अक्सर मैदानी इलाकों में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में डैश के द्वारा की गई। ऑप्शन 1 राजा राम मोहन राय, ऑप्शन 2 स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन 3 रामकृष्ण परमहंस या ऑप्शन 4 दयानंद सरस्वती। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। इंपॉर्टेंट फैक्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। मिशन का उद्देश्य था धार्मिक, सामाजिक और शैक्षिक सेवा करना। इसका मार्गदर्शन रामकृष्ण परमहंस के विचारों और शिक्षाओं पर आधारित है।
रामकृष्ण मिशन आज भी भारत और विश्व के कई देशों में सेवा कार्य चला रहा है। अगला प्रश्न, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन 1 2012, ऑप्शन 2 2009, ऑप्शन 3 2021 या ऑप्शन 4 2002। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा 2012। इंपॉर्टेंट फैक्ट, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना की शुरुआत 2012 में भारत सरकार ने की थी, जिसमें विश्व बैंक की वित्तीय सहायता प्राप्त थी। इस योजना का उद्देश्य देश भर के चयनित बांधों की सुरक्षा और परिचालन में सुधार करना था। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार मारुति 800 का लॉन्च करने के लिए भारत सरकार और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के बीच इनमें से किस वर्ष में एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन 1 1978, ऑप्शन 2 1998, ऑप्शन 3 1986 या ऑप्शन 4 1982। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा 1982। इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत सरकार और जापान की सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के बीच 1982 में मारुति संयुक्त उद्यम पर समझौता किया गया। इस संयुक्त उद्यम का उद्देश्य था भारत में पहली बार किफायती कार मारुति 800 का निर्माण और बिक्री। मारुति 800 को 1983 में लॉन्च किया गया और यह भारत में सस्ती और लोकप्रिय कार बन गई। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है? ऑप्शन 1 पंचायतों की संरचना, ऑप्शन 2 सीट का आरक्षण, ऑप्शन 3 पंचायतों का गठन या ऑप्शन 4 पंचायत की अवधि। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा पंचायत की अवधि। इंपॉर्टेंट फैक्ट, अनुच्छेद 243 भारतीय संविधान के भाग 9 में शामिल है। यह अनुच्छेद पंचायतों की अवधि से संबंधित है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और यदि विधानसभा चुनाव या पंचायत चुनाव में विलंब होता है तो सरकार अस्थायी उपाय कर सकती है। यह पंचायतों की सामान्य कार्य अवधि और चुनाव समय सीमा सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न, भारत सरकार का पहला गणतंत्र दिवस इनमें से किस वर्ष में मनाया गया था? ऑप्शन 1 1947, ऑप्शन 2 1949, ऑप्शन 3 1950 या ऑप्शन 4 1948। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा 1950। इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत का पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया। इस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ और भारत गणतंत्र देश बन गया। 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव इसी दिन पारित किया था। इस दिन परंपरागत रूप से दिल्ली और भव्य परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के भाग में फैला है। ऑप्शन 1 2.3, ऑप्शन 2 4.3, ऑप्शन 3 6.5 या ऑप्शन 4 5.7। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा 4.3%। इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है और इसका कुल भू क्षेत्रफल लगभग 3.287 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। यह पृथ्वी के कुल भू क्षेत्रफल का लगभग 4.3% हिस्सा है। भारत की भौगोलिक स्थिति इसे दक्षिण एशिया में प्रमुख भू आकृतिक और राजनीतिक भूमिका देती है। अगला प्रश्न, बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1 2017, ऑप्शन 2 2011, ऑप्शन 3 2013 या ऑप्शन 4 2015। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा 2013। इंपॉर्टेंट फैक्ट, बंधन बैंक की स्थापना 2013 में हुई थी। यह भारत का पहला माइक्रो फाइनेंस और वाणिज्यिक बैंक में परिवर्तित बैंक है। बंधन बैंक की नींव बंधन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड से हुई जो गरीब और महिला उद्यमी को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता था। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करना है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में भाग और अनुसूचियां हैं।
ऑप्शन ए 22 10, ऑप्शन 2 25 12, ऑप्शन 3 12 25 या ऑप्शन 4 10 22। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा 25 12। इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारतीय संविधान में 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान के विभिन्न अधिकारों, कर्तव्यों और संरचना और प्रावधानों को व्यवस्थित करते हैं। अनुसूचियां संविधान के विशेष विवरण और तालिकाओं को प्रस्तुत करती हैं, जैसे भूमि, भाषाएं, कराधान आदि। संविधान में समय समय पर संशोधन हुए, जिससे भाग और अनुसूचियों की संख्या में बदलाव हो सकता है, लेकिन मूल रूप से यह संख्या 25 भाग और 12 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न, त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम 1964 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक प्रयोजन हेतु किन भाषाओं का उपयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन 1 तेलुगु और लेप्चा, ऑप्शन 2 कोंकणी और अंग्रेजी, ऑप्शन 3 हिंदी और बंगाली या ऑप्शन 4 बंगाली और कोकबोरोक। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, बंगाली और कोकबोरोक। इंपॉर्टेंट फैक्ट, त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम 1964 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी सरकारी और आधिकारिक प्रयोजनों के लिए बंगाली और कोकबोरोक भाषाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। कोकबोरोक त्रिपुरा का प्रमुख जनजातीय भाषा है। यह अधिनियम राज्य में भाषाई समानता और प्रशासन में स्थानीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 62, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 73, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 69 या ऑप्शन 4 अनुच्छेद 78। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, अनुच्छेद 78। इंपॉर्टेंट फैक्ट, अनुच्छेद 78 भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का विवरण देता है। इसके अनुसार प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मामलों में सलाह और सूचना देना आवश्यक है। यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति सरकार के कामकाज से पूर्ण रूप से सूचित रहे। प्रधानमंत्री कैबिनेट की निर्णय प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रपति के समक्ष सूचनाएं और रिपोर्ट पेश करते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? ऑप्शन 1 19, ऑप्शन 2 22, ऑप्शन 3 15 या ऑप्शन 4 25। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 22। इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये भाषाएं हैं असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। इस अनुसूची में भाषाओं को राज्य और केंद्र स्तर पर आधिकारिक उद्देश्यों के लिए मान्यता दी गई है। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।